बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले तो आपको जो पंजाब में काबीना बनाई गई है उनका तारुफ करवा देते हैं ताकि आपको याद रहे कि किस किस्म के हीरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। काबीना बनाने के लिए सबसे पहले जो 11 रुकनी काबीना है जिसका ऐलान हुआ है, मोहसिन नकवी ने अपनी काबीना बनाई है और ज़्यादातर किसी न किसी अहम शख्सियत के रिश्तेदार लोग हैं। SM तनवीर साहब हैं, ये लेक सिटी के मालिक हैं। गौहर एजाज साहब उनके साथ शराकतदार हैं। गौहर एजाज साहब जो हैं वो सिटी 42 में मोहसिन नकवी के पार्टनर हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब के जो पार्टनर हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनको जो है वो लगा दिया गया है। और ये तो एक आ गए, एक नाम ये आ गया SM तनवीर साहब, ये पार्टनर हैं इनके पार्टनर के। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, ये PMLN के मेंबर कौमी असम्बली हुआ करते थे। मरहूम मलक साहब और उनकी जो है वो भाई हैं, जस्टिस मलक कयूम जो हैं बहुत मशहूर, उनके भी भाई हैं। और परवेज़ मलिक साहब के भाई हैं, तो आप जानते हैं PMLN से इनका भी एक ताल्लुक़ है, जावेद अकरम साहब। लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। बिलाल अफजल साहब हैं, और बिलाल अफजल साहब जो हैं इनका भी मियाँ आमिर महमूद जो TV चैनल के मालिक हैं उनके दामाद हैं। और मोहसिन नकवी साहब से इनका एक अलग से एक ताल्लुक़ है। इब्राहिम मुराद साहब जो हैं ये भी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। तमकिनत करीम साहिबा हैं, और ये 24 न्यूज़ में जो मोहसिन नकवी साहब का न्यूज़ चैनल है उसमें नजम सेठी साहब की जो साबका प्रोड्यूसर ये रही हैं तमकिनत करीम साहिबा, तो इनको भी वज़ीर बनाया गया है पंजाब में। डॉक्टर जमाल नासिर साहब कारोबारी शख्सियत हैं और सिटी लैब्स पिंडी के मालिक हैं। इसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब के मुबैना तौर पे करीबी अजीज़ हैं, बरादर निस्बती। और मंसूर कादिर ये हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। वहाब रियाज ये 24 चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन करते रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, बड़े अच्छे शानदार क्रिकेटर हैं और 24 न्यूज़ के साथ इनका एक ताल्लुक़ है, मोहसिन नकवी के दोस्त भी हैं। आमिर मीर जो हैं ये जनाब हामिद मीर का भाई है, और ये गूगली के नाम से एक YouTube चैनल भी चलाता है। और उसके अंदर ये बहुत अजीब-ओ-गरीब, आप वो चैनल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंतहाई फजूल किस्म की हरकत और फजूल किस्म की इनकी जो है वो जर्नलिज्म करने की ये कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं, जरदारी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हामिद मीर जो है उसको कभी भी आप इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि वो PMLN को कभी सपोर्ट कर सकता है। एक्चुअली वो आसिफ अली जरदारी साहब का सपोर्टर है और हमेशा हर बुरे हालात में आसिफ अली जरदारी को रेस्क्यू करने के लिए आता है हामिद मीर। तो ये हामिद मीर का भाई जो है ये जरदारी साहब का बहुत करीबी साथी है, और वारिस मीर मरहूम के ये बच्चे हैं। तो ये जो है आमिर मीर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का मिनिस्टर बनाया गया। नसीम सादिक ये साबिक सेक्रेटरी हैं, सूबाई सेक्रेटरी, और शहबाज शरीफ साहब के बहुत पसंदीदा हैं। उनके दौरे हुकूमत में ये बड़े अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं। तो ये आपकी बन गई सूबाई काबीना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब इस किस्म की कैंपेन की जा रही है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये नारे लगाए जा रहे हैं कि लंबा किया जाए इंतखाबात को, और PDM की जमातें इसके लिए कोशिश कर रही हैं। नारों के ऊपर जो है वो पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिस पे मोहसिन नकवी की तस्वीर है और नीचे मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुनों की तस्वीर हैं, और उन्होंने शहरों में पोस्टर लगा के लिख दिए कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। एहतसाब किसका करना है? जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने लूट मार की है, जो लोग एहतसाब का शिकार हुए थे और जिनको जवाब देना था कौमी एहतसाब ब्यूरो को, उन्होंने तो आकर कानून ही बदल दिए। एक ऐसा ज़बरदस्त NRO लिया है कि मुल्क के कवानीन बदल के सारे, और बीच में कई जो हैं वो ऑफिसर इंतकाल कर गए अचानक, कोई गवाह अचानक इंतकाल कर गए, ऐसी तबाही फेरी कि हर तरफ सफाया कर दिया। तो जिनका एहतसाब होना था वो तो सारे निकल लिए। अब अगर एहतसाब करवाना है तो फिर दोबारा से इन सारे कवानीन को रिवर्स करना चाहिए। लेकिन वो एक नारा बना था ना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसमें भी कहा जाता था पहले एहतसाब किया जाए और फिर इंतखाबात में जाया जाए। तो फजलुर रहमान साहब वगैरह को ये उस दौर से ही बहुत पसंद है, तो उनके लोगों ने ये नारा लगाया, लेकिन एक्चुअली तो एहतसाब से सारे के सारे भाग रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को हटाने के लिए कानूनी नोटिस भिजवाए हैं सदर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल अदर सदीक एडवोकेट साहब ने, और उन्होंने कहा कि असम्बलियों की तहरील के 90 दिन में इंतखाबात करवाना आइनी तकाजा है। असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके गवर्नर्स हलफ शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कहीं इन गवर्नर्स के ख़िलाफ़ होती ना, या एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त
PDM کی جماعتوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی تو یہ گورنر دونوں ابھی تک فارغ ہو گئے ہوتے. عدالت کے اندر کوئی بھی ان نون آدمی جاتا ہے اپلیکیشن لے کر اور وہ کہتا ہے کہ ان دونوں گورنر نے آئین شکنی کی ہے, تو اس پہ آپ دیکھتے پھر کیسے کارروائی ہوتی ہے اور کس طرح ثبوت نکلتے, کس طرح گواہ آتے اور کس طریقے سے دونوں گورنرز اڑ جاتے. اور صدر مملکت آرٹیکل 101 کے تحت گورنرز کے خلاف کارروائی کرے. حلف کی خلاف ورزی پر صدر گورنر پنجاب اور KP کو عہدوں سے ہٹائیں. اگر گورنرز کو عہدوں سے نہ ہٹایا گیا تو قانونی چارہ جوئی کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا. اب یہ صدر کا ایک پریشر رہے گا گورنرز کے اوپر, اور صدر لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. لیکن انتخابات سے بھاگنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اپنا کر انتخابات سے دور جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گورنر خیبر پختونخوا نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں یہ کہا گیا حالات اس طرح کے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور مردم شماری ہو جائے, ڈیجیٹل یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10-15 دن آگے بھی جا سکتے ہیں. اچھا 10-15 دن آگے جانے کی جب وہ بات کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد ہوں انتخابات. اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور جو ہمارے مولوی حضرات ہیں جو ان کے لیے کوشش کرتے ہیں ووٹ ڈھونڈنے کی, وہ سارے رمضان المبارک میں انہوں نے پورے سال کا کمائی کرنی ہوتی ہے, تو وہ اس لیے مصروف ہوتے ہیں, تو وہ ٹائم دے نہیں پائیں گے, تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو عید کے بعد اگر انتخابات ہوں گے تو فضل الرحمان صاحب کے لیے ذرا فیلڈ اچھی ہو جائے گا. میرے خیال میں موقع دے دینا چاہیے فضل الرحمان صاحب کو, اور ان کو پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے اپنی پوری فورس کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں اور کوئی کسر رہ نہ جائے. ان کو یہ بعد میں نہ لگے کہ یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا, میں وہ کر دیتا تو یہ ہو جاتا. تو پورے طریقے سے ان کو انتخابات کے اندر آنے دینا چاہیے. حکومت پنجاب نے, آپ کو پتہ ہے کہ نگران حکومتیں اس طرح تقرر اور تبادلے نہیں کرتی, لیکن بہت بڑے پیمانے پر پنجاب پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہوئے 15 اعلیٰ پولیس افسران کے مزید تبادلے کر دیے ہیں. چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹا دیا گیا تھا پنجاب میں, لیکن لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے احمد اویس جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کی درخواست کے اوپر سماعت کی اور ان کو واپس ان کے عہدے کے اوپر بحال کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن جو ہوا تھا وہ معطل کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور خبر ہے, اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور یہ پریس کانفرنس میں مجھے اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ کر جو ہے وہ ترس آ رہا تھا. وہ اس لیے آ رہا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی کر سکتا ہے. ویسے ظلم تو ملک کے ساتھ کیا ہے, لیکن اپنے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے. میں نے جب ایک ہارٹ ٹاک کے اندر اسحاق ڈار کا انٹرویو دیکھا تھا تو اس میں اتنے پسینے چھوٹے ہوئے نہیں تھے, اس میں اسحاق ڈار اتنے گھبرائے ہوئے نہیں تھے جتنا مجھے اس قوم سے خطاب کے اندر وہ گھبرائے ہوئے نظر آئے. یہ ایک وہ نہیں تھا پریس کانفرنس, یہ آلموسٹ ایک قوم کے ساتھ خطاب تھا. انہوں نے ایک پیغام ٹائپ کا جاری کیا اور اس میں انہوں نے لفظ عمران خان جو ہے وہ درجنوں مرتبہ بولا ہے. یعنی وہ اکانومی پہ بات کرنے آئے تھے, وہ بات ہی نہیں کی انہوں نے اکانومی پہ. اعداد و شمار ان کو بتانے تھے, اعداد و شمار انہوں نے درست طریقے سے بتایا ہی نہیں. ایک بوکھلاہٹ مجھے نظر آئی, زبان ان کی بار بار لڑکھڑا رہی تھی, باڈی لینگویج ان کی انتہائی نیگیٹو تھی, بہت گھبرائے ہوئے تھے, بہت پریشان تھے, اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت مایوس کن تھی, جیسے ایک آدمی بہت مایوس ہو جاتا ہے. پھر وہ عمران خان صاحب کو تانے بھی دے رہے تھے, حتیٰ کہ وزیر خزانہ اس حد تک یعنی انہوں نے باولا پن ظاہر کیا کہ ان کو یہ کہنا پڑ گیا معیشت کی تباہی کی داستان بتاتے بتاتے کہ تباہی اس لیے ہوئی ہے کہ کہیں توشہ خانہ سے عمران خان نے گھڑی نکال کے بھیج دی ہے. یعنی عمران خان صاحب نے جو گھڑی خرید کر جو بیچی, آج وزیر خزانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وجہ ہے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی. یعنی یہ لیول آ گیا پاکستان کے وزیر خزانہ کا اور یہاں تک پہنچ گیا. اور اس سے پہلے وزیر خزانہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. بھئی اللہ رب العزت تو سب اچھا ہی کرتے ہیں, ہم ہی اچھا نہیں کرتے, اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی. بھئی آپ ہیلا کریں گے تو وسیلہ ہوگا نا, جب تک آپ کام نہیں کریں گے تب تک کام بنے گا نہیں, جب تک آپ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے رہیں چوکڑی مار کے اور آپ کی جگہ پہ آگے لڑائی کوئی اور لڑ کے چلا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی بھونڈی اور بڑی عجیب و غریب بات کی ہے اور شکست خوردہ بات کی ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کے روز نئے کارنامے سامنے آ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے بھی جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ یورپ, امریکہ اور برطانیہ میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں ان کے ملازمین کو
6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। 6 महीने हो गए हैं पाकिस्तानी सफारत खानों को वहाँ पे तनख्वाह नहीं मिल रही। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर की ऊंची उड़ान और ख़राब माशी सूरत हाल जो है उसकी वजह से अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खानों में काम करने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं और लगभग 6 महीने हो गए हैं कि इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। और हालात ये हैं वहाँ पे कि तनख्वाहें और हाउस रेंट ना मिलने से मुलाजमीन माली बदहाली का शिकार है और इन्हें हर माह कहा जाता है कि इस माह तनख्वाह मिल जाएगी। यूरोपीय ममालिक, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में मुलाजमीन को हाउस रेंट अदा ना करने पर मकानात खाली कराने के नोटिस भी मिल चुके हैं। दर्जनों मुलाजमीन हाउस रेंट अदा ना करने पर अजीज़ो अकारब के यहाँ रहने पर मजबूर हैं। ये हालात पैदा कर दिए सागडार साहब ने कि पाकिस्तान के जो सफारत खाने, और इन हालात में भी जब सैर सपाटे पे निकलते हैं ना बिलावल साहब, तो प्राइवेट प्लेन पे जाते हैं, साथ में पूरा अपने लाओ लश्कर लेकर जाते हैं और सरकारी खर्च के ऊपर दुनिया के बेहतरीन होटलों के अंदर ठहरते हैं। अभी जब पैसे मांगने के लिए गए तो यूरोप की बेहतरीन चेन के अंदर ये लोग ठहरे। ये पैसा कहाँ से आता है? अगर ये पैसा ये अपनी जेब से भी ले जाते तो पाकिस्तान से ही डॉलर निकाल कर ले जाते ना। तो बात ये है कि पाकिस्तान की इज्जत पाकिस्तान के सफारत खानों से होती है। वो सफारतकार बेचारे जो किराए के मकानों में रहते हैं उनको नोटिस आ गए हैं कि किराया दो या मकान खाली करो, और यहाँ से ना हाउस रेंट जा रहा है और ना उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। और ये 6 महीने की कहानी है जो अब छपती जा रही है हर जगह के ऊपर। हुकूमत ने जो बैंकों से हासिल करदा कर्जों में 1000 अरब का इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आलमी इदारों के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लेने का सिलसिला जारी है। 1 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक, यानी सारा का सारा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान और बाकी सारी जमातें भी, इनके दौरे हुकूमत का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। 1 जुलाई से 14 जनवरी तक हुकूमत ने बैंकिंग सेक्टर से 1300 अरब रुपए के कर्ज ले लिए हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के दौरान हुकूमत ने 320 अरब रुपए के कर्ज लिए थे। यानी इमरान खान साहब ने 320 अरब रुपए के कर्ज लिए थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 1300 अरब रुपए के कर्ज लिए हैं। ये है वो फ़र्क जो अब आपको समझना चाहिए और आपको नज़र भी आना चाहिए। सोने की कीमत जो है वो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में 2 लाख रुपया फ़ी तोला हो गई है। यानी गरीब आदमी तो ये भूल ही जाए कि वो अपनी किसी बच्ची की शादी के ऊपर कोई सोने के अंदर तोहफा दे सकता है या कोई ऐसी चीज़ फराम कर सकता है। और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि माहिर मईशत इशफाक हसन साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज हम ऐसी जगह खड़े हो गए हैं जो IMF कहेगा वो हम मानेंगे। यानी पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा दिया कि जहाँ सारी शराइत हमसे मनवाई जा सकती हैं, कोई भी शर्त मनवाई जा सकती है। दुनिया के ममालिक ने अपनी शराइत मनवाई हैं। श्रीलंका को कहा गया अपनी फ़ौज कम करो, बाकी मुल्कों को भी यही कहा गया अपने अखराजात कम करो और अपना दिफाई बजट कम करो। तो अगर पाकिस्तान को यह कहा गया तो पाकिस्तान क्या करेगा? यानी ये सोचने वाली बात है। जिन लोगों ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन का घटिया तजर्बा करके पाकिस्तान पे ये तजर्बाकार लागे बैठाए हैं और बेड़ा गर्क किया इस मईशत का, उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि जब हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाएंगे, हालात तो वहां तक पहुंच गए हैं। 3.7 अरब डॉलर पाकिस्तान के बाद टोटल रह गया है 16.2 अरब डॉलर से कम होके। यहां तो हम पहुंच गए हैं। अब पैसा है नहीं आपके पास, अदरक और लहसुन आप छुड़वा नहीं सकते, प्याज आप छुड़वा नहीं सकते कंटेनर्स के, दालों का स्टॉक आपका 15 दिन का रह गया है, दवाइयों का खाम माल पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। ये सारा कुछ जिस मुल्क के अंदर हो रहा हो, वहां जब बैठ के आप रीनेगोशिएट करेंगे आलमी इदारों के साथ तो वो अपनी शराइत मनवाएंगे। और हम सब जानते हैं, अपने गिरबानों में आप झांक कर देखें, हम सब जानते हैं कि वो क्या शराइत मनवाएंगे और हमें उन शराइत को मानना पड़ेगा। वजह यह है कि आपके शौक पूरे नहीं हो रहे थे, ये आपने अपना शौक पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि 75 साल में IMF ने हमें आज बेबस कर दिया है। 25 करोड़ आबादी वाला न्यूक्लियर पावर मुल्क आज दस्तनगर हो गया है। आज हमें इस जगह खड़ा कर दिया गया है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। उन्होंने कहा IMF के साथ डील में कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती, बार्गेनिंग होती है। 2008 में मैं वजीर खजाना था, IMF के साथ डीलिंग कर चुका हूं।
IMF ने कहा कि डॉलर को 85 रुपये पर ले जाएं। जब वजह पूछी कि क्यों डॉलर 85 रुपये पर होना चाहिए, फिर IMF के साथ बारगेनिंग के बाद डॉलर के 70 या 72 रुपये तय किए थे। उनका कहना था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, खालिस इकोनॉमी सियासत में नहीं होती। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी वो इन बातों के ऊपर नहीं आएंगे, वो अपना फ़ायदा और नुकसान देखते हैं और वो मुतालबात मनवाएंगे जो आलमी ताकतें आपसे मनवाना चाहती हैं। आपकी मईशत को पहले कमज़ोर करते हैं, उसके बाद वो अपने मुतालबे मनवाते हैं। और असद उमर साहब का आज का स्टेटमेंट तो और अजीब चीज़ है, यानी अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के शौक पूरे नहीं हुए। असद उमर ने कहा कि हमें न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आ रही, अरकान तोड़ने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हमें न्यूट्रलिटी के आसार इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि PTI अरकान असम्बली ने बताया है कि उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और पैगाम दिया जा रहा है कि इनका मुस्तकबिल PTI के साथ नहीं है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो जो इमरान खान साहब बात करते हैं कि कांटा लगा दिया गया इमरान खान के नाम के ऊपर, वैसे ये लोग बताया करते थे माजी में कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली के नाम के ऊपर बहुत बड़ा कांटा लग चुका है, बहुत बड़ा क्रॉस लग चुका है। वो फैमिली अब सर पे बैठी हुई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है, लेकिन उनके बयानात से लगता है कि वो गिरफ्तार होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा गिरफ्तार होना चाहिए, उनके बयानात से ऐसा लगता है। इमरान खान साहब ने जो आसिफ अली जरदारी के बारे में बात की है, उस पर पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो इमरान खान साहब पे केस करेंगे, वरना इमरान खान साहब साबित करें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो सुपारी दी है इमरान खान साहब को कत्ल करने की किसी कलअदम तंजीम को। इस तरह की चीज़ों को साबित कैसे किया जाता है? साबित कैसे किया जाता है? बेनज़ीर भुट्टो के कातिल तो आज तक आप लोग पकड़ नहीं सके और इमरान खान से कह रहे हैं कि ये बात साबित करें। इमरान खान ने इससे पहले जो कहा वो साबित हुआ। उन्होंने कहा मेरे पे हमला होगा, इस नौयत का हमला होगा, इस तरीके से हमला होगा, इस तरह का आदमी करेगा, बाद में ये बयानिया बनाया जाएगा। वो सारी बातें एग्जैक्टली उसी तरह सच साबित हुई। तो कोई वजह नहीं है कि इमरान खान साहब की बात पे लोग एतबार ना करें। दूसरी मरतबा भी एतबार करना पड़ेगा। और एक बात याते याते दोबारा आपको याद दिलाऊं, बार बार दिलाऊंगा कि आज़ादी इजहार राय के लिए गिरफ्तार होना और बात है, करप्शन, बेईमानी, चोरी, डकैती में गिरफ्तार होना और बात है। इन दोनों केसेस में फ़र्क है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।